ॐ भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथे रब करेंगे और दोनों आंखों में लगाएंगे। आंखें खोलें धीरे से। आप सभी को ओम। विशाल सर शुरू करें। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आप लोग सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रॉपर वे में? जी सर। सर पहले का आंसर 3 होगा ना? हाँ तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। हाँ तो सर। प्रत्येक कोशिका के मुख कितने भाग होते हैं? प्रत्येक 3। कोशिका के मुख कितने भाग होते हैं? जी आप लोग मैसेज में और लोग 3। आंसर करते रहें। 3। हाँ ठीक है, 3 तरह से सही है। 3 भाग होते हैं कोशिका कला, 3 पार्ट होते हैं, ठीक ना। और झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी परत को बनाती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म, सेमी प्रियंकल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या डी इसमें से कोई नहीं। हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी सर। जी सर। हाँ तो बताइए एक पतली झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी परत को बनाती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, इसमें साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसे अर्धपरागम, दूसरा सर। इसे सेमी सर प्रियम्बल अर्थ कहते हैं। परागम को इंग्लिश और में क्या तीसरा कहते हैं? बताना है, सेमी प्रियमेबल मतलब आधा, मतलब ट्रांसफरेबल टाइप समझिए इसको। एक पतली झिल्ली जो कोशिका के सबसे बाहरी परत को बनाती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, अर्धपरागम, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या डी इनमें से कोई नहीं। सेकंड आंसर। ना, इसका तो आंसर सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ ये गलत है। पुंडलिक जी हैं कि नहीं क्लास में? जी भैया है। पुंडलिक सर। हाँ जी। हाँ इसका आंसर क्या होगा? हाँ एक पतली झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी परत को बनाती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, अर्धपरागम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना? नहीं नहीं, कोशिका द्रव द्रव को तो कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा। अच्छा ओके, सेम सेम। हाँ, तो साइटोप्लाज्म होता है, सी होगा सर, प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका आंसर सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। जो अंदर होता अब है इसमें ना वो न्यूक्लियस होता है, और बाहर जो झिल्ली होती है जो जेली टाइप होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। हम्म चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका कला के कार्य क्या हैं? तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका कला के कार्य हैं। पहला ऑप्शन इसमें कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करना, दूसरा है बाहर उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, तीसरा है दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका कला के कार्य क्या हैं? जैसे कि सी आंसर है
पुंडलिक सर आप कहाँ हैं? हाँ आप एक्टिव रहा करिए। हाँ, निखिल नाम से जुड़ा हुआ। और हाँ हाँ सर, हाँ मतलब वही। इसमें सबके सही आंसर आना सी है, ठीक। सी। इसमें अपनी दशा को परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है। निम्न में से किसमें अपनी दशा को परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है? कोशिका द्रव, केंद्रक, या कोशिका कला, या नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। केंद्रक। नहीं सर, आप कैसे अंदर देखते क्या होता है कि इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं, और ये अपनी परिस्थिति कैसे क्या होगा? निखिल सर का सही जवाब है। अब इसमें पांचवें चल रहा है, पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई माइक खोल के बताया कि ना समझ में आया हो किसी को? सर एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए, क्या बोल रहे थे? बोलना ये क्वेश्चन चाह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे जो दिए गए हैं, इसमें दशा, दशा मतलब अपनी स्थिति, मतलब अपने रूप को चेंज करने की कैपेसिटी किसमें होती है? तो इसमें से जो नीचे दिए गए हैं, इसमें से किसमें अपनी स्थिति को मतलब चेंज कैपेसिटी होती है? तो कोशिका द्रव, न्यूक्लियस, आकार में ना या सर? इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिएगा। आकार, इसका मतलब आकार ना? हाँ, आकार आकार आकार, वही। वो द्रव्य जो रहता है वो कोशिका द्रव, हाँ। द्रव्य जो रहता है वो लिक्विड टाइप में रहता है ना। हाँ, लिक्विड हाँ, में तो सभी अपने अवयवों आकार को को बदल सकता है। हाँ हाँ, अलग अलग करके रखता है द्रव्य, कोशिका द्रव्य जी। जो सेल में रहते हैं वो चलिए अब चलते हैं परिवर्तित हो पांचवें। रहते हैं, वो इधर उधर होने नहीं देते, वो क्षमता को बनाए रखता है सभी अवयव। और केंद्रक तो एकदम मैकेनिक। विशाल सर, विशाल आपका सर, आवाज आपका हो रहा है, आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है सर। आवाज अब आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है। हेलो। जब आवाज नहीं आया करी तो एक बार बता दिया करिए हमको, ठीक ना? हाँ हाँ, क्लियर। अभी आ रही है ना आवाज? जी सर, आ रही है। आ रही ठीक है। कोशिका, ठीक ठीक, चलिए। अब कोशिका कला के कार्य नहीं है, इनमें से कौन से कोशिका कला के कार्य नहीं है? पाचन, उत्सर्जन, कोशिका के बाहर भीतर आने वाले पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और जल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोशिका कला के कार्य नहीं है पाचन, उत्सर्जन, कोशिका के बाहर भीतर आने जाने वाले पदार्थ जैसे जल, ऑक्सीजन हुए, और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कोई बताना चाहेगा? सर लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हाँ मैम, कोशिका कला के कार्य नहीं है। मैम आप माइक खोल के बोल दिया करिए ना। बोला ना सर, डी वाला, इनमें से कोई नहीं इनमें सर। नहीं नहीं, कोशिका के कला के कार्य हैं पाचन और उत्सर्जन। ओके, कार्य नहीं है सर, है ना, वही ना। कार्य नहीं है, हाँ कार्य नहीं है। पाचन उत्सर्जन। पहला हाँ, आंसर पाचन आएगा। उत्सर्जन कोशिका। क्या क्या हुआ? पहला पहला आंसर है ना, नहीं है कार्य। हाँ हाँ हाँ, पहला उत्सर्जन है, क्योंकि पाचन उत्सर्जन कोशिका कला के कार्य नहीं है। और दूसरा वाला तो उसके है ही। तो दूसरा वाला उसका तो काम ही है ना कोशिका कला का। जी जी तो जी। दोनों तो होगा नहीं, और इनमें से कोई भी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये देखना है क्लोज स्क्रीन कौन सा नहीं जा आ रहा रहा है। है।
जीवित अवस्था किसकी रचना देखना असंभव है। मतलब इसमें से जो दिया जा रहा है, जीवित अवस्था को देखना संभव है, असंभव है, ठीक ना। बताइए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, नॉन ऑफ दिस। जीवित अवस्था में किसकी रचना देखना असंभव है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, नॉन ऑफ दिस। सर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिख सकता कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिखे प्रॉपर रूप से। हाँ थोड़ा, हाँ मैम दिख रहा था अभी। हाँ हाँ, थोड़ा दिक्कत हो गया है ना। ऑप्शन दूर दूर है ना, इसकी वजह से। थोड़ा हमें लग रहा है कि तो और कुछ विकल्प नहीं हो सकता है क्या हम लोग के पास। लास्ट ऑप्शन वैसे भी नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस तो समझ लीजिए, उतना तो ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वो पीडीएफ ऐसे बनी है ना, उसमें दो दो ज्यादा गैप छोड़िए तो वो एक पेज पे नहीं आ रही है। किंतु लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस यदि है तो थोड़ा याद रख लीजिए, या फिर क्वेश्चन याद रख लीजिए, दोनों में से एक कीजिए। ये बताइए, जीवित अवस्था में किसकी रचना देखना असंभव है। चलिए नॉन ऑफ दिस इसमें से नहीं है, चलिए तीन ही बताइए, तीन में से कौन सा है। मेरी आवाज आ रही है। यस सर। जी हाँ तो सर, आ बताइए रही है। नॉन ऑफ दिस में से कौन सा है। नहीं, तीसरा जवाब गलत है, ये तो देखा जा सकता है इसको तो। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन बताया है। जी सर। साइटोप्लाज्म सही जवाब है। ठीक है। सेल मतलब जो कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है, बताइए। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका सही ऑप्शन है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है, बताइए। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता। श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोडिहाइड्रेट सिंथेसिस। प्रोटीन सी सबका संश्लेषण। आंसर है। सी सबका सही आंसर है, सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं करेगी। भोजन का आवरण निकाल लेना, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण। सेकेंड। हाँ ठीक है, सेकंड सही ऑप्शन है। थर्ड। कोशिकाओं को 10वां तत्व। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये तो। हम्म, विचार सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ये कल बहुत डिस्टर्ब किया सब। एक मिनट। हाँ सर, अब आवाज आ रहा है। आया सर। ठीक है, अब आएगा। चलिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। 11th वाला हो गया मैम। 11th पे चलिए हाँ 11। मैम। थोड़ा अगर स्क्रीन
मैम सही से चौथा ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी आगे। मैम इसको टर्न नहीं हो सकता क्या उसमें लैंडस्केप में? चलिए हम चौथा जब तक ये हो सकता है पॉसिबल बोलेंगे खुद ही ऑप्शन। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी जैक, गोल्जी राइबोसोम। काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सेंट्रोसोम? ठीक है, राइबोसोम में होता है। ठीक ठीक सही ऑप्शन है। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है केंद्रक, सेल वाले सेल भित्ति, सेकेंड। या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका का और झिल्ली। या गोल्जी काय? ठीक। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। कोशिका का श्वसन, रिस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, का सक्रिय स्थल है। कोशिका का श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? कौन एक्टिव नहीं है? रागनी मैम, रागनी मैम आप बता सकती हैं इसका आंसर? हेलो हाँ बताइए रागनी मैम। सर, एक बार क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। ठीक ठीक है मैम, हम बता रहे हैं क्वेश्चन। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? सर मुझे जवाब? माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है। हाँ मैम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। कोशिका द्रव में उपस्थित, मैम 14 वाला क्वेश्चन दिखाए। हाँ, कोशिका द्रव की उपस्थिति महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। मतलब जो कोशिकाओं द्रव की में उपस्थित रहती है, महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंत्र प्रदवी जलिका? मैम आंसर नंबर हम, हाँ दिखाइए, अब बताइए। गोल्जी का, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, का। राइबोसोम? गोल्जी क्या का मैम? गोल्जी का है। ठीक है, जानकी द्वारा को छोड़ के सबका जवाब गलत है। निखिल सर का भी जवाब आ रहा है। जानकी धारा मैम आपका जवाब सही है। आप अगर चाहें तो आप माइक खोल के बता सकती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए हम बोलते हैं आगे। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड पाउच ऑफ सेल, किसे बोला जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम? ठीक है मैम, बिल्कुल सही जवाब आपका। कौन कौन बताया था मैम? जी मैं पूनम बोल रही हूँ। ठीक मैम, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब 16 क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्जी उपकरण जिसको गोल्गी अपार्टस कहते हैं के रासायनिक रचना में किसकी अधिकता पाई जाती है? गोल्जी उपकरण जिसको इंग्लिश में गोल्गी अपार्टस कहते हैं, उसके रासायनिक मतलब जो केमिकल उसके वो होते हैं, रचना होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, वो किसकी, उसमें किसकी अधिकता मतलब किसकी वो जो होता है घनत्व ज्यादा पाई जाती है? ठीक ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? लिपिड, प्रोटीन, स्टेरॉयड और लिपोप्रोटीन? गोल्जी उपकरण के रासायनिक रचना में किसकी अधिकता पाई जाती है? लिपिड, प्रोटीन, एस्ट्रॉयड और लिपोप्रोटीन? सर प्रोटीन लग रहा है। प्रोटीन मैम सही जवाब नहीं है। और कोई? निखिल सर? हाँ लिपिड गलत जवाब है आपका। और स्टेरॉयड नहीं, गलत जवाब है। और कोई 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 ट्राई करिए। हाँ जानकी धारा दी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है मैम। आप अगर कंफर्टेबल हो तो एक बार माइक खोल के भी बोलें। सर ये तो मेरे को आता नहीं था, तुक्का था। पर तुक्का भी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैम आगे करिए स्क्रीन। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल होता है। प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन सिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं, का सक्रिय स्थल होता है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस या सेकेंड। गोल्गी काय जिसको बोलते हैं? राइबोसोम। हाँ राइबोसोम सबका सही जवाब है। और गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना,
श्वसन, कोशिका विभाजन, श्वसन और पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और इसका स्रावी सही जवाब है। डबल रिपीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण जिसे कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, अंत कोशिकीय पाचन मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अंत कोशिका पाचन को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। वसा संश्लेषण जिसे कहते हैं फैट सिंथेसिस, ठीक ना। फिर से बोल देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फैट सिंथेसिस। हिंदी में ऑप्शन लिखा है, बताइए। देख के क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अंदाजिया तुक्का मत मारिए। लाइसोसोम क्या कार्य करता है? इसे सुसाइड बैग भी बोला जाता है। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, लाइसोसोम कार्य करता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग करना, अंत कोशिकाओं का अतः कोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वसा संश्लेषण। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही। हाँ, ऑप्शन सी सही है। और जैसे कि हम देखें कि एक लोग अगर A1 बोले तो सब लोग 1 बोलने लगेंगे, वो देखेंगे नहीं कि उसमें क्या करा। प्रोटीन संश्लेषण इसका काम कहाँ है? वो तो राइबोसोम का है ना। चलिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी? वुएनहाक, स्वान, हामिस्टर, ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहला नंबर। नहीं मैम, पहला नंबर तो नहीं है, लुएनहॉक ने नहीं की थी। और सर ब्राउन। डी। हाँ, ब्राउन डी सही जवाब है। चलिए अब आगे चलते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि, जो मतलब क्रियात्मक सेल की एक्टिविटी होती है, नियंत्रित कंट्रोल कौन करता है? जो सेल की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक, अरे बोल तो लेने दीजिए। केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रक। केंद्रक सही जवाब है, ठीक ना। सेंट्रल क्या सर? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, केंद्रक सही जवाब है इसका। चलिए अब आते हैं इसमें। हाँ, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार एवं अमाप है, वो थोड़ा गलत लिख गया। आप है ना जिसको अमाप है। कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। मतलब पहला इसका ऑप्शन है कि कोशिकाओं के आकार एवं अमाप से विशिष्ट संबंध होते हैं इनके। दूसरा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तीसरा है प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। निष्पादन मतलब सेक्रेशन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। सर 4 नंबर का। चौथा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। अब अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा सही जवाब दे रहे हैं, नहीं तो कभी कभी ज्यादा लोग बताएंगे बाद में। कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में? मैम क्वेश्चन नंबर 25 करिए ना, 25 या 24 होगा। 24 नंबर। 23। मैम हाँ 24 करिए। हाँ, 23। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, और तीसरा है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। और तीसरा है, चौथा है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड।
ठीक, बहुत अच्छा जवाब आप लोग का आ रहा है और सही जवाब है 2। राइबोसोम है सर। हाँ मैम, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। गुणसूत्र, क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया गया है। ये जो गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं, क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, शब्द प्रदान किसके द्वारा किया गया है? हाफ मिस्टर वाल्डेयर सूटन वैगनर। ये जो क्रोमोसोम, ऑप्शन दिखाते रहे मैम आप, मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, शब्द प्रदान किसके द्वारा किया गया है? हाफ मिस्टर वाल्डेयर सूटन वैगनर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसके द्वारा किया गया है? हाफ मिस्टर वाल्डेयर सूटन वैगनर। निखिल सर, आप ट्राई करना चाहेंगे? लास्ट फोर वाला फोर वेगनर। गलत है, गलत जवाब, गलत जवाब। और आगे 1 भी गलत जवाब है। सी सूटन भी गलत जवाब है। इसका सही जवाब वाल्डेयर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। निम्नलिखित कोशिका अंगों में एक अर्धपरागम्य है। अर्धपरागम का मतलब अभी बताया था लास्ट टाइम क्या था? जो आर पार हो जाए ना, अर्ध पार। हाँ, और सेमी प्रियमेबल बोलते हैं अर्धपरागम को। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। देखिए कौन सा इसमें पहला। अर्धपरागमेबल। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली घर बनवणं प्लाज्मा झिल्ली है। नहीं, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली इसका सही जवाब है। ओके ओके। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ही निखिल सर आप, अच्छा हाँ, कोशिका झिल्ली इसका सही जवाब है। चलिए, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक ऑर्गेनेल होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है सेंट्रियोल, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। पूरे कोशिका का जो होता है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? एक सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक सही जवाब है आप लोग का। आप लोग का केंद्रक। सबका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस के भीतर एक छोटी सी गाढ़ी गोल रचना होती है। ये जो गाढ़ी है ना, इसको गाढ़ी होगा, गाढ़ी। गाढ़ी मतलब गाढ़ा, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, गाढ़ा। उसकी जो फ्लोटेशन लिक्विडेशन कम रहेगी थोड़ा। तो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक के भीतर एक छोटी सी गाढ़ी गोल गोल रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, क्रोमोटीन, रक्तिकाएं, कणिकाएं। जानकी धारा जी, आपका बहुत सही जवाब है और सबसे पहले जवाब आप ही दी हैं, सबका सही जवाब है। अब देखिए, एक ही हिंदी में टाइप की सर केंद्रिका बोलते हैं ना? क्या मैम? हिंदी में इसको केंद्रिका बोलते हैं ना? हाँ हाँ मैम, वही है। और हम लिखे भी हैं केंद्रक, पर जानबूझ के नहीं बोले, नहीं तो सब समझ जाते ना, इसलिए इसको न्यूक्लियस बोले। क्षति, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन इसमें 2 बार हम पूछ चुके हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो अभी पूछने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी पचा जाता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ब्लैंक्स को भी पचा जाता है। कौन पचा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम है सर। लाइसोसोम सही जवाब है। ठीक सेकंड सर। ठीक। सेल का साइंटिफिक नेम क्या है? बता दीजिए, तो बहुत इजी है। सेल का साइंटिफिक नेम क्या है? राइटो। साइटो। ठीक, चलिए। और राइबोसोम के आविष्कारक हैं डी डुबे, पलाडे, वाल्डेयर, वैगनर। लाइसोसोम पहला। के आविष्कारक हैं, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे। सेंट्रोसोम के आविष्कारक हैं वोबरी, ब्राउन, सूटन, वाल्डेयर। बोबरी। बिल्कुल सही, जानकी धारा जी का पहले जवाब आया। बिल्कुल सही जवाब आपका, जानकी मैम। सर अब 31 का माइक्रोकान, बता दी, 31 का क्या आंसर मैम? बता दीजिए ना, 31 का आंसर। मैम जरा ऊपर करिए इसको, तो हम 31 क्वेश्चन क्या है?
एक बार और, इसका तो मैम डी डूबे होगा, लाइसोसोम का आविष्कारक डी डूबे। ओके सर, थोड़ा सा धीरे स्क्रीन चलाइए ना प्लीज, कुछ नोट डाउन करना हो हमें तो। अच्छा हाँ ठीक है मैम, ये पीडीएफ आप सबके पास जाएगी और कहेंगे तो मैं आंसर भी भेज दूंगा, ठीक आंसर ना? शीट पर रहता ना सर हाँ फर्स्ट तो। हाँ मैम, आंसर शीट भेज देंगे हम आप। जी जी थैंक यू। ठीक है, ठीक मैम, आप लोग कर लीजिए, नहीं तो सर आ जाएंगे तो फिर टाइम कम हो पाता है ना, चीजें छूट जाती हैं। ओके लाइसोसोम के आविष्कारक, सेंट्रोसोम, अल्टमैन पहला, माइट्रोकांड्रिया के आविष्कारक बताइए। अल्टमैन। ऑल्टमैन, सही, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, सबका सही जवाब है। सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? न्यूरॉन्स, राइबोसोम, लीवर या? ठीक है, चलिए, बहुत सही। जानकी धारा मैम तो एकदम धारा प्रवाहित सही उत्तर दे रही हैं। अब तो ये सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिकाएं ये हो गया ना। हाँ, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? पहला अ, हाक, एंटोनिया लुएन हाक। स्टीफन हाक। एंटोनिवान। यस मैम, बिल्कुल सही आवाज। संतोष सर आपका भी बिल्कुल सही उत्तर। अब बात है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए कम से कम, या ऑप्शन। सबसे छोटी, माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है मैम, 37 पे। हाँ देखिए, अब यहाँ जो था, हमारे जो थे सेल खत्म हो गए, ठीक ना? और अब हम लोग चलते हैं टिश्यू पे, मतलब कि कोशिका खत्म हो गई, अब हम लोग चलते हैं उत्तक पे, ठीक ना? अब उत्तक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। कौन सा उत्तक, रंजना मैम आपका माइक खुला हुआ है। कौन सा उत्तक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? वसा उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, एरोलर उत्तक। उपकला होता है। बिल्कुल सही जवाब मैम। मीना मैम, ये पेज ना ऊपर करिए। हाँ, ये वाला भी पेज ना, इसका ऑप्शन गलत, हाँ ऊपर करिए। 37 38 दो बार आएगा, तो एक बार ऊपर कर दीजिए, फिर दूसरा 38 से 37 देखना है। आवाज ब्रेक हो गई भाई सर जी। हाँ हाँ सर, हाँ मैम, इसको ना एक बार और ऊपर करिए जरा, तो 38 भी ऊपर करिए, ये पेज ऊपर कर दीजिए। 37 38 दो बार, हाँ ये देखिए, ये 37 हो गया, अब इसके नीचे 38 लाइए, अब 38 लाइए, 38 लाइए, नीचे है उसके 38, आप ऊपर कहाँ जा रही हैं? हाँ हाँ, अब यहाँ से सही है, सही है। देखिए, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, हाँ सर आ रही है। ठीक 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 मैम, बोलते रहा करिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक का एक प्रकार है? सल्की, आयात, फलकी, स्तंभाकार, ग्रंथिक। थर्ड। इसमें है 1 2 3 करके है, तो देख के जवाब दीजिएगा। मैम ऑप्शन दिखा दीजिए। सर एक बार ये इसको रहन दीजिएगा ना, सल्लकी और ये सब वाला। हाँ, ठीक, अब दूसरा वाला दिखा दीजिए, वाला फुट वाला। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा। गलत जवाब, और बताइए कोई। सर ये जो हिंदी में लिखा हुआ ऑप्शन, इसका हिंदी बोल सकते, इंग्लिश बोल सकते हैं हिंदी का क्या क्या है, सेल की और ये सब का इंग्लिश? पहला, तीसरा और चौथा होगा। हाँ, दूसरा नहीं आएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला में सल्लकी, फिर स्तंभाकार और ग्रंथिक। ग्रैनुलर ही हुआ ना, ही हुआ ना। हाँ मैम, आवाज आ रही है? अब आया सर, बीच में कट गया। मैम बोल ही नहीं रहे थे। पेवमेंट और सिक्वेनस एपिथेलियम होता है सल्की का,
और उसको जो ये है ना दूसरा आयात फलकी, इसको आप कर लीजिए ना घनाकार, घनाकार कर लीजिए। ठीक, आयत फलकी जो है इसका बहुत हमें मिला नहीं, आप इसको घनाकार कर लीजिए। सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और ग्रंथिक। ठीक ना। सल्की को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल नहीं, पेवमेंट और स्क्वेमस एपिथेलियम, और दूसरा जो घनाकार उसको बोलते हैं क्यूबोडिकल एपिथेलियम, और तीसरा जो स्तंभाकार उसे बोलते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम, और चौथा जो ग्रंथिल है उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैम नंदिता मैम आपको समझ में आया कुछ? आप बोलिए, हम फिर बोलते हैं। सल्की का मतलब ना होता है पेवमेंट और स्क्वेमस। नंदिता मैम, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहा है। जी नंदिता मैम, हाँ सर। हाँ देखिए मैम, इसका हिंदी सुनिए। सल्की उपकला को बोलते हैं पेवमेंट और स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक ना। और दूसरा जो घनाकार है, इसको आयत फलकी को घनाकार कर लीजिए। घनाकार का होता है क्यूबोडिकल एपिथेलियम। ठीक ना। और स्तंभाकार का होता है कॉलुमनर एपिथेलियम, और ग्रंथिल का होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, ये 4 एपिथेलियम है, मतलब उपकला है। तो अब इसमें से बताना है कितने इसके प्रकार हैं। ठीक ना। तो इसका सही जवाब है चारों, चारों इसके उपकला हैं। ठीक ना। इसमें सारे कूट सही होंगे, 1 2 3 4 सब। ठीक, समझ आया कुछ? इसको याद करने वाली चीज है, कहेंगे तो हम फोटो भी जी खींच के सर। भेज देंगे, तो ये हो जाएगा। हाँ, डी सही ऑप्शन है। हाँ चलिए, ठीक। वो मतलब हुआ कि नहीं, मतलब कंफ्यूज है क्या? कुछ है तो बोलिए, फिर हम कंफ्यूज हैं तो उसमें कुछ बताएं। क्लियर है सर, क्लियर। मैम बोलते रहा करिए कम से कम बीच में। मैम आगे करिए 39 वाला। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में एक लंबे तने जैसी संरचना और कई छोटे शाखित भाग होते हैं? तंत्रिका ऊतक में, संयोजी ऊतक में, उपकला ऊतक में, पेशीय ऊतक में? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। क्वेश्चन मैम दिखा दीजिए एक बार फिर से। तो निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में एक लंबे तने जैसी संरचना और कई छोटे शाखित भाग होते हैं? तंत्रिका होता है। तंत्रिका ऊतक सही, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैम अगला संरचना के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। और बताइए, और आप लोग डीएक्टिवेट मोड में क्यों चले गए? हाँ निखिल भाई, आप क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन निखिल भाई, पुंडलिक सर, हाँ जी हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? 4 ऑप्शन, 4 की 4 होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन करिए 41। कोशिकाओं की परतें एवं आकार के अनुसार उपकला ऊतक मुख्य रूप से कितने हैं? जो कोशिकाओं की परतों एवं आकारों के आधार पर उपकला ऊतक मुख्य रूप से कितने हैं? 4। गलत जवाब निखिल सर का। सही जवाब है 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हाँ, सरल और ओके मिश्रित। हाँ। ठीक, यस मैम आगे चलिए। सरल और एक और सरल और सरल और मिश्रित। नहीं समझ में आया सर। मिश्रित, सिंपल और मिश्रित। कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स, सिंपल और अच्छा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, हाँ 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 हाँ, ठीक है। यस मैम आगे करिए। सरल उपकला सिंपल एपिथेलियम कितने प्रकार की होती हैं? सरल उपकला कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की? मैम एक ऑप्शन नीचे चौथा होगा, वो भी दिखा दीजिए। हाँ, आप बताइए। इनका जो भारत सरकार से है
नहीं, प्रदेश सरकार से। क्या नाम है भाई साहब आपका? स्टेट स्टेट डायरेक्टरेट PFMS मध्य प्रदेश। हाँ सर, आपका सही जवाब है। हाँ सर, संजीत राम। हाँ सर, संजय गलती सर से आपका। ऑफिस वाले लॉगिन से लॉगिन हो गए। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर, आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। और निखिल भाई, आपका गलत जवाब है निखिल सर। तो मैंने 3 पढ़ा था सर, इसलिए 3 दिया सर। अच्छा हाँ सर, ठीक। सिंपल में, जो सिंपल की जो 3 पेपर होती है, इसमें सीधी टाइप रहती है, यानी सरळ आणि और चौड़ी और क्यू के आकार में। नहीं सर, इसमें 5 है सर। ठीक है मैम, आगे करिए। सरल उपकला के प्रकार नहीं है। सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, और नीचे वाला दिखा दी मैम। नीचे वाला है शायद रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला। इसमें से सरल उपकला के प्रकार नहीं है। सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला और रोमक स्तरित स्तंभाकार। सही सबका जवाब सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 है। धारा मैम आपका बिल्कुल सही है, सबका सही है। सल्की उपकला का प्रमुख कार्य है। सल्की उपकला जिसे बोलते हैं पेवमेंट और स्क्वेमस इपिथीलियम का प्रमुख कार्य है रक्षात्मक, भरण और अवशोषण। अवशोषण मैम चौथा दिखा दीजिए तो ऑप्शन। श्रावण। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाइए इसमें। सल्की उपकला का प्रमुख कार्य है। ठीक है सर, आपका संजय सर बिल्कुल सही जवाब है। रक्षात्मक इसका सही जवाब है। स्तंभाकार उपकला जिसे कहते हैं कॉलुमिनर इपिथीलियम का मुख्य कार्य है अवशोषण और श्रावण, श्रावण और भरण, श्रावण और आदान प्रदान, श्रावण और पोषण। मैम क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए तो। क्वेश्चन पढ़ी, स्तंभाकार उपकला जो कॉलुमिनर इपिथीलियम है उसका मुख्य कार्य क्या है? अवशोषण और श्रावण, श्रावण और भरण। मैम 2 ही रहने दीजिए, 2 ही ऑप्शन में से अच्छा बताइए। नहीं मैम, इसका दूसरा है श्रावण और भरण। स्तंभाकार उपकला का मुख्य कार्य है श्रावण और भरण। हाँ। कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रावण करती हैं? चषक कोशिकाएं जिसे बताएं गॉबलेट सेल, अशक कोशिकाएं प्रिकल सेल, मिजेनेकामाइल कोशिका, मिजेनेकामाइल कोशिका या वसा कोशिकाएं। बताइए। जो श्लेष्मा होती है म्यूकस, उसका श्रावण सेक्रेशन कौन सी हमारी कोशिकाएं करती हैं? चौथा जवाब गलत है। चषक कोशिकाएं, शक कोशिकाएं, मिजेनेकामाइल या फैट कोशिकाएं। तो फैट कोशिकाएं नहीं करती हैं इसका। और कोई? निखिल सर। चषक होगा क्या सर? पहला होगा। हाँ सर, पहला बिल्कुल सही जवाब है आपका। गॉबलेट सेल इसके सही जवाब है। हाँ, चलिए मैम आगे करिए। 47 पे करिए। अन्य उत्तक को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। इसमें से कौन सा उत्तक अन्य उत्तकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है? वसीय उत्तक जिसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू, अवकाशी उत्तक, एरियुलोर टिश्यू, श्वेत पैतृक या तंतुमय उत्तक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, या उपस्थित उत्तक कार्टिलेज टिश्यू। अन्य टिश्यू को या अन्य कोशिकाओं को जोड़ने का और सहारा देने का काम कौन सा करता है? मैम आप ऑप्शन दिखाई, क्वेश्चन वाला याद हो गया। अन्य ऊतकों को और जोड़ने का सहारा देने का कौन सा कोशिका कार्य करता है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसके आंसर संजय सर आपने 2 दिए हैं ना? जी। सर आपका बिल्कुल सही जवाब है सर। आपके कॉन्सेप्ट लग रहा है काफी डीप में क्लियर है।
स्रावित दुग्ध ग्रंथियों में किस ऊतक का बाहुल्य रहता है? स्रावित दुग्ध ग्रंथियों में किस ऊतक का बाहुल्य रहता है? श्वेत, सैत्रिक या तंतुमय ऊतक, पित्त प्रत्यय ऊतक? मैम ये ऑप्शन ऊपर कर दीजिए थोड़ा और। जो दूध स्रावित होता है उसमें किस ऊतक का बाहुल्य रहता है? श्वेत, सैत्रिक या तंतुमय ऊतक, पित्त प्रत्यस्था ऊतक, येलो इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या जालीदार ऊतक, रेक्टिकुलर टिश्यू? वसीय ऊतक मतलब एडिपोज टिश्यू। कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा? तुक्का भी सर नहीं मारना चाहेगा? क्वेश्चन वो शुद्ध हिंदी है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा क्वेश्चन। मैम बता रहे हैं, मैम बता रहे हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। लैक्टिंग मेमोरी ग्लैंड, प्रसवित दुग्ध ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं लैक्टिकेटिंग मेमोरी ग्लैंड। जैसे कि जो माता दूध पिलाते हैं उसे लैक्टिंग कहते हैं ना, लैक्टिंग मिल्क। नंदिता मैम यही ना बोलते हैं? जी सर। हाँ, तो मैम लैक्टिकेटिंग मेमोरी ग्लैंड में कौन से ऊतक का बाहुल्य रहता है? मतलब कौन से ऊतक की अधिकता पाई जाती है? ऊतक मतलब टिश्यू, अधिकता मतलब मैक्सिमम। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। नहीं मैम, व्हाइट फाइबर टिश्यू हम जानबूझ के इसी टाइप क्लोज लिखे थे कि बच्चे यही ज्यादा करेंगे। ये गलत जवाब है। बताइए बताइए। व्हाइट फाइबर टिश्यू इसका गलत ऑप्शन है, और तीन में से बताइए। क्या मैम? नहीं, जालीदार रेक्टिकुलम टिश्यू का तो दूसरा ही कार है। अब 2 बचा है, 2 में बताइए। हाँ, थर्ड सही है। सिमरन मैम आपका बिल्कुल सही जवाब है। वसीय ऊतक का भी यही काम होता है। प्रस्रावित दूध ग्रंथियों में वसीय ऊतक की बाहुल्य बाहुल्य से रहता है, ठीक ना। अब और नीचे चलिए थोड़ा मैम। त्वचा के नीचे रहकर प्रत्येक अंगों एवं शरीरों को आकृति देने का कार्य कौन सी कोशिका करती है? त्वचा के नीचे रहकर और प्रत्येक अंगों को, शरीरों को एक आकार, शरीर की आकृति या शेप देने का कौन सा ऊतक काम करता है? येलो इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेक्टिकुलर टिश्यू या व्हाइट फाइब्रस टिश्यू? बताइए। प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मतलब कि जो हमारे ये फेस हैं, हमारा जो फेस है ना, और ये ये जो बॉडी के नीचे हमारे जो पार्ट्स होते हैं और शरीर को आकृति, उनको शेप देने वाला कौन सा टिश्यू हेल्प करता है उनको शेप देने में? और ये हमारे फेस के नीचे कौन से वो रहते हैं टिश्यू? थर्ड। थर्ड कौन सा है? थर्ड मैम ऑप्शन दिखाइए तो। वसीय ऊतक कौन बोला है? मैं बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तुक्का आपका सही है, बिल्कुल सही है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है मैम। उस पे चलिए तो 50 पे। हाँ, किस ऊतक की किस ऊतक की रासायनिक रचना में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन होती है? इस ऊतक के रासायनिक रचना में, ऊतक मतलब टिश्यू, रासायनिक रचना मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन रहती है। कोलेजन नाम इंग्लिश ही है। किस ऊतक की रासायनिक रचना में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन होती है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू? मैम नीचे करिए थोड़ा और। मैम जरा नीचे करिए, ऑप्शन 2 ही दिख रहे हैं बस। हाँ, अब परफेक्ट है। तो किस ऊतक के मतलब किस टिश्यू ये रासायनिक रचना में, केमिकल उसके स्ट्रक्चर में कोलेजन नामक प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है? तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेक्टिकुलर टिश्यू? कोई बताना चाहेगा? इसका ऑप्शन है पहला ही, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में ही जो होते हैं, जिसको श्वेत, सैत्रिक या तंतु में ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों की रासायनिक रचना में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन होती है, ठीक ना मैम।
50 क्वेश्चन था मैम, हो गया मैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाए थे विशाल सर आपने। धन्यवाद मैम। मीना मैम, आपको विशेष विशेष धन्यवाद हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैम। अब मैम आप लोग धन्यवाद सर आप और सबको। लोग इसमें फीडबैक दें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, कहाँ से क्या कमी रह गई, क्या कहीं डीप में। देखिए हम बता रहे हैं कि ये जो हम क्वेश्चन बनाए हैं हम अपनी एमए वाली बुक से बनाए हैं, तो अगर आप लोग को ये लगता हो कि बायो की बुक का कॉन्सेप्ट ज्यादा उठा ले तो ऐसा नहीं है। जो मेरे मेन, कर दीजिए। अच्छा हाँ सर, और लिख के रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। जी सर। हाँ विशाल जी बोले, आप अच्छा बोले। हाँ धन्यवाद।